हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से क्वालिटी को डिटेक्ट करते हैं, क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। इसी तरह से स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी स्टैटिस्टिक्स की मदद से डिसीजंस को लेते हैं, क्योंकि डिसीजन के बारे में आप जानते हैं मैनेजर वट एवर डज ही डज थ्रू डिसीजंस। तो स्टैटिस्टिक्स किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, आइए इसको समझें। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स, जब भी हम कभी डिसीजन लेते हैं तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? मेकिंग अ चॉइस आउट ऑफ टू और मोर अल्टरनेटिव्स। हम ये जानते हैं किसी काम को करने के कई तरीके होते हैं, उनमें से कोई एक जो तरीका होता है वो बेस्ट, वो अप्रोप्रिएट होता है। अब उस अप्रोप्रिएट मेथड को जानने के लिए हमें, उस अप्रोप्रिएट मेथड को समझने के लिए, जानने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स को अप्लाई करना पड़ता है। तो एक तो या तो आप कोई अल्टरनेटिव अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सेलेक्ट कर लेते हैं, या कोई एक टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और उसके रिजल्ट से आप उस डिसीजन को लेते हैं। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग अ चॉइस आउट ऑफ टू और मोर अल्टरनेटिव्स। दो या दो से अधिक अल्टरनेटिव्स में से किसी एक को सेलेक्ट करना ही डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। आप भी जानते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या? डिसीजन मेकिंग। क्योंकि एवरी डे वी टेक डिसीजंस। इट इज डन एट द पर्सनल लेवल पे भी होता है, बिजनेस लेवल, प्रोडक्शन लेवल, मार्केटिंग लेवल, मैनेजमेंट लेवल और एसेट्रा। तो लेवल इसके बदलते हैं बट डिसीजंस लिए जाते हैं। डिसीजंस वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि डिसीजन गिव्स रिजल्ट्स, आउटकम। अगर डिसीजन आपका गलत होगा तो आपका आउटकम भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो वो डिसीजन किस तरह से सही हो, इसमें हेल्प करती है स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, आइए। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन द सिलेक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। किसी भी काम को करने के कई तरीके हैं, उनमें से कोई एक तरीका अडॉप्ट करना ही, उस प्रोसेस को आपने सेलेक्ट किया, वही कहलाता है डिसीजन मेकिंग। दैट कोर्स ऑफ एक्शन विच इज कंसीडर्ड टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम मोर सेटिस्फैक्टरी देन अदर्स एज जज बाय डिसीजन मेकर। तो जब आप अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस हैं, उनमें से किसी एक कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और वो डिसीजन आप लेते हैं कि इसी कोर्स ऑफ एक्शन से हमें अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और यकीनन वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देता है मोर सेटिस्फैक्टरीली देन अदर्स। दूसरे जो तरीके हैं उनकी अपेक्षा ये जो मेथड होता है, ये जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। सिंपल सा आप ये समझिए कि डिसीजन मेकिंग मीन्स selection of appropriate appropriate course of action. Because we have many methods to perform a complete task. Act, अब देखिए कंपोनेंट ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम्स के क्या क्या होते हैं। डिसीजन थ्योरी गिव्स अ फ्रेमवर्क विच इनेबल्स अस टू जस्टिफाई एज हाउ and why a decision maker has selected a particular choice, strategies or course of action. तो डिसीजन प्रॉब्लम, अब डिसीजन लेने में क्यों प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किस तरह से हम डिसीजन परफेक्ट कर सकते हैं। वाई डिसीजन मेकर हैज सेलेक्टेड अ पर्टिकुलर चॉइस, पर्टिकुलर वही चॉइस क्यों उसने सेलेक्ट की, क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या कोर्स ऑफ एक्शन था, ये इसके कहलाते हैं कंपोनेंट। तो इनमें सबसे पहला आता है एक्ट्स, द वेरियस पॉसिबल अल्टरनेटिव्स और कोर्स ऑफ एक्शन। एक्ट आप जानते हैं कार्य, एक्शंस। द कोर्स ऑफ एक्शंस आउट ऑफ विच ही हैज टू चूज वन, वो किसी एक अल्टरनेटिव को चूज करता है, आर कॉल्डेड एज एक्ट और स्ट्रेटजीज और डिसीजन। मतलब देयर आर वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन एंड वी सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम, दिस इज नोन एज एक्ट।
एन स्टेट ऑफ नेचर और इवेंट्स, दिस इज नोन एज एक्ट। एक्ट एक डिफरेंट चीज है, स्टेट ऑफ नेचर और इवेंट्स। जो स्टेट ऑफ नेचर होता है, एक्चुअली जो एक्शंस होते हैं, जो डिसीजन होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि सिचुएशन कैसी है, हाउ दैट सिचुएशन प्रेजेंट। वेरियस पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्ट स्लैश स्ट्रेटजीज आर डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। आप जानते हैं जो एक्ट होता है या जो स्ट्रेटजी होती है वो सिचुएशनल होती है, और उसी सिचुएशन के हिसाब से हमें एक्शन लेने होते हैं। तो वही कहलाती है, जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, उन्हीं को हम नाम देते हैं स्टेट ऑफ नेचर और इवेंट्स। एक्चुअली दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग। वो डिसीजन मेकर के कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही डिसीजन है। जैसे इस तरह की सिचुएशन ये है कि ऑनलाइन आपको स्टडी करना पड़ेगा, तो ऑनलाइन के हिसाब से देखिए एक्ट किया जा रहा है। और सिचुएशन क्या है कि इस समय यूनिवर्सिटीज को क्लोज किया गया है, उसका जो टीचिंग कोर्स है वो सस्पेंडेड है। तो सिचुएशन आया, टीचिंग कोर्स सस्पेंडेड है, और उसको किस तरह से हम कॉम्पनसेट करें, तो उसके लिए एक्शंस, उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाई गई, डिसीजंस लिए गए। वी हैव मैनी वेज टू टेक टू टीच यू, but I prefer to make a video on YouTube, that is action, that and the situation is this scenario, because not possible to attend to take class in classroom। तो एग्जाम्पल में दे सकते हैं एक्ट एंड स्टेट ऑफ नेचर। एक्ट को हम A1 A2 A1 से इंडिकेट करते हैं और स्टेट ऑफ नेचर को S1 से। A1 कैरी, जैसे कैरी अम्ब्रेला, कैरी एन अम्ब्रेला, ठीक है, ये हमें एक्शन लेना है, हमें एक अम्ब्रेला लेके चलना है। किस सिचुएशन? सिचुएशन का रेन ऑन दैट डे। वो सिंपल कॉमन सेंस, स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी होने के लिए आपको लिटिल बिट कॉमन सेंस यूज करना है। दूसरा, नॉट कैरी एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लेकर नहीं चलेंगे। सिचुएशन क्या है? नो रेन ऑन दैट डे, उस दिन कोई भी बारिश नहीं हो रही है, देयर इज नो रेन। नेक्स्ट देखिए, लेट अस कंसीडर एन इंडस्ट्रियल यूनिट इंटरेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग वन ऑफ 3 प्रोडक्ट्स सेज ABC। एक कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि 3 तरह के प्रोडक्ट को बना रही है, ABC। अब A प्रोडक्ट का बनाना, B प्रोडक्ट का बनाना, C प्रोडक्ट का बनाना है, इस पर डिसीजन लेने हैं। और वो डिसीजन कैसे होंगे? सिचुएशनल। आइए, A1 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट A, S1 गुड डिमांड। सिचुएशन क्या है? हम क्यों बना रहे हैं को? क्योंकि उसकी गुड डिमांड है। दूसरा A2 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट B, S2 मॉडरेट डिमांड, बहुत ज्यादा नहीं है। A3 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट C, पुअर डिमांड है, इसकी क्या है? पुअर डिमांड, इसलिए हम इसको कम बनाएंगे। तो किसी को कम या किसी को ज्यादा बनाने का क्या तात्पर्य है? वो डिपेंड करता है उसकी डिमांड पर, दैट इज सिचुएशन पर। अगला देखिए, डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट। वो कौन सा एनवायरनमेंट होता है जिसमें डिसीजन लिया जाता है? तो डिसीजन मेकर, हु इज डिसीजन मेकर, मे बी इंडिविजुअल और ग्रुप। सबसे पहले तो डिसीजन मेकर कौन सा है? वो इंडिविजुअल हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, अ ग्रुप हो सकता है। ऑब्जेक्टिव्स, डिसीजन मेकर मस्ट बी ए वेरी क्लियर अबाउट ऑब्जेक्टिव। भाई किस लिए डिसीजन ले रहे हो, व्हाई यू आर टेकिंग अ डिसीजन, एंड ऑब्जेक्टिव आर टू ऑप्टिमाइज, एग्जाम्पल मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स और मिनिमाइज द कॉस्ट और लॉस। एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और मिनिमाइज द लॉस और कॉस्ट। समटाइम्स ही मे डिसाइड टू मेंटेन अ स्टेटस क्यू, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने इसको सर्किल किया हुआ। हु विच इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ डिसीजन नॉट टू डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग सेटअप। स्टेटस क्यू का मतलब होता है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। हु विच इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ डिसीजन नॉट टू डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग सेटअप, ऐसा डिसीजन जो कि एग्जिस्टिंग सेटअप को किसी तरह का कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो। दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ डिसीजन which does not disturb the scenario, the condition. So this is the objective. And the second point is decision situation. Two types of decision making situations. First, decision making under certainty. Decision situation जो हो सकती हैं, दो हो सकती हैं। एक तो certainty, जब आप श्योर हो भविष्य को लेके, और दूसरा डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी।
तो देखिए डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, द प्रोसेस, जब चीजें अंडर सर्टेनिटी, आप निश्चित होते हैं, कंफर्म्ड होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एन एक्ट और स्ट्रेटजी, किसी भी प्रोसेस ऑफ चूजिंग एन एक्ट और स्ट्रेटजी व्हेन द स्टेट ऑफ नेचर इज कंप्लीटली नोन इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी। जब आप तब कोई निर्णय लेते हो या एक्शन लेते हो जब स्टेट ऑफ नेचर इज कंप्लीटली नोन, आपको पूरी तरह से पता है, द स्टेट ऑफ नेचर इज कंप्लीटली नोन, आपको पता है, सिचुएशन पता है आपको, तो उसे हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी। इन दिस सिचुएशन आउटकम ऑफ एक्ट इज प्री डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी, हम पहले से ही पता कर लेते हैं आउटकम को, भाई पहले से आपको रिजल्ट पता है, जैसे पासे को फेंक रहा पहले से पता है 6 का नंबर आएगा, तब तो आपका डिसीजन क्या होगा कि आप 6 नंबर पर ही बैट लगाएंगे। जब आपको ताश की गड्डी में से पहले से पता होगा कि हम इसमें जो पत्ता निकालेंगे वो किंग होगा, तो जब आपको पहले से आउटकम पता है तो आपका डिसीजन क्यों वेरी करेगा, क्योंकि आपका मोटिव क्या है, जीतना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इन दिस सिचुएशन outcome of act is predetermined with the certainty, such situation is also termed as deterministic situation, पहले से ही डिसाइडेड है, पहले से ही आपको पता है, इसी सिचुएशन को क्या नाम देते हैं, डिटर्मिनिस्टिक सिचुएशन। तो डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जिसमें पहले से ही आउटकम आपको पता होते हैं। आइए एक दूसरा देखते हैं, टेक्निक यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी। वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी में यूज होते हैं। सबसे पहला लीनियर प्रोग्रामिंग और सिंपलेस्ट मेथड, फिर दूसरा असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें हमें पहले से पता है कि हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, या असाइनमेंट प्रॉब्लम हमें टाइम को मिनिमाइज करना है या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो हमें पहले से ही ये चीजें पता है। इनपुट आउटपुट एनालिसिस, it is also a technique which is used which help in taking decision under certainty. Decision making, आइए यहाँ पे देखें, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, मैंने बताया था दो कैटेगरी में डिसीजंस होती हैं, एक डिसीजन अंडर सर्टेनिटी एंड डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एन एक्ट और स्ट्रेटजी व्हेन द स्टेट ऑफ नेचर इज कंप्लीटली अननोन। आप कोई भी डिसीजन तब लें या कोई भी एक्शन लें या कोई भी स्ट्रेटजी बनाएं जब आप उस सिचुएशन में स्ट्रेटजी बना रहे हैं जो कि कंप्लीटली क्या है, अननोन है, इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। सच सिचुएशन आर फ्रीक्वेंट इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। इस तरह के सिचुएशंस तो बहुत आम होते हैं बिजनेस और मैनेजमेंट में। कैसे, लाइक एग्जांपल देख लीजिए, विल द न्यू प्रोडक्ट बी सक्सेसफुल। अब कोई प्रोडक्ट बनाया गया, अब आप सोच रहे हैं विल द न्यू प्रोडक्ट बी सक्सेसफुल, विल द न्यू प्रोडक्ट कंपीट इन द मार्केट। तो ये क्या है, कंप्लीटली अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए हम डिसीजन ले रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया इन लाइट ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर आप अनसर्टेनिटी के विषय में, अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखकर डिसीजन ले रहे हैं तो वहां पर दो तरह के डिसीजन होते हैं, पहला नॉन प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया एंड प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया। तो बिफोर नोइंग अबाउट टर्म मस्ट नो पे ऑफ टेबल। अगर हमें ये टर्म समझने हैं नॉन प्रोबेबिलिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया, तो हमें उससे पहले समझना होगा कि ये पे ऑफ टेबल क्या होती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी में दो तरह के डिसीजंस आ जाते हैं, क्राइटेरिया आ जाते हैं अनसर्टेनिटी, एक नॉन प्रोबेबिलिस्टिक और एक प्रोबेबिलिस्टिक। लेकिन उससे पहले हमें जाना पड़ेगा पे ऑफ टेबल क्या होता है। तो व्हाट अबाउट पे ऑफ टेबल, तो आइए देखते हैं पे ऑफ टेबल क्या होती है। The table which show the combination of events को SI या state of nature, there is a combination of events and alternative action, मतलब decisions AJ is called payoff। मतलब ऐसी आप टेबल बनाएं जिसमें state of nature और alternative acts या decision का कॉम्बिनेशन हो, तो उसे हम नाम देते हैं पे ऑफ टेबल। मतलब उस टेबल में आपके एक्शंस इन्वॉल्व होंगे और एजे एज वेल एज एसआई, स्टेट ऑफ नेचर। दिस टेबल रिफ्लेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस एक्शन या एक्ट्स अंडर डिफरेंट स्टेट ऑफ नेचर। इस टेबल में भी पता चल जाता है कि कौन कौन से एक्शंस किस सिचुएशन में लिए जा सकते हैं।
It measures the net benefit to decision maker organization on taking decisions. On taking decisions. AJ under the state of nature SIA. मतलब हम डिसीजन से लेते हैं एजे, लेकिन किसके सिचुएशन में? अंडर द स्टेट ऑफ नेचर. लार्जर वैल्यू ऑफ पे ऑफ, मोर यूजफुल टू डिसीजन मेकर. तो इसका न्यूमेरिकल तो नहीं है आपके कोर्स में, लेकिन हमें केवल ये जानना है कि अगर इसकी वैल्यू अगर लार्जर आती है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो डिसीजन जो जो डिसीजन लिया जा रहा है या जो भी आउटकम निकलेगा वो डिसीजन मेकर के फेवर में होगा, वो उसके लिए यूजफुल होगा. तो पे ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हमें समझ में आ गया होगा. इसको हम एक चार्ट से भी समझ सकते हैं. ये देखिए यहाँ पर बना रखा हमने पे ऑफ टेबल ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स. इवेंट एक देखिए कॉलम ये है इवेंट और स्टेट ऑफ नेचर्स, एंड सेकंड है कंडीशनल पे ऑफ. यहाँ पर लिखा हुआ एक्ट और स्ट्रेटजीज. तो एक्ट इधर है और स्टेट ऑफ नेचर इस साइड में लिखा हुआ. E1, E2, EM, दीज आर स्टेट ऑफ नेचर और दीज आर रोज एंड दीज आर कॉलम. तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट A1, A2, AJ और AN. तो ये जो आपका ये एक्शंस हैं, ये एक्ट्स हैं और ये इवेंट्स हैं. और ये X11, X12, XIJ और X1M ये आपके दे रखे हैं कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स. ये रिजल्ट्स दे रखे हैं कि इस सिचुएशन में अगर हम ये एक्शंस लेंगे तो क्या आपको पे ऑफ प्राप्त होगा, कितना मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलेगा. ये उनकी वैल्यू दे रखी है जनरल टर्म्स में. पे मेजर्स जनरली इन टर्म्स ऑफ मनी. तो आप कह सकते हैं ये मनी है, मतलब इस नेचर पर इस एक्शन को अगर लेते हैं तो इतना आपको प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट हो सकता है. आइए, तो ये था आपका पे ऑफ. अब जानते हैं नॉन प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया. तो प्रोबेबिलिस्टिक दो हमने आपको बताया कि जो डिसीजन मेकर की यहाँ पे जो बात हो रही है वो दो तरह का क्राइटेरिया था. देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया एंड प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया. तो अब इसे हम समझते हैं क्योंकि आप पे ऑफ मैट्रिक्स को जान चुके हैं कि पे ऑफ मैट्रिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स एंड नेचर. नॉन प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया, दिस इज यूज्ड व्हेन डिसीजन मेकर हैज द पे ऑफ टेबल. This is used when decision maker has payoff table for various combination of events and act. उसमें देखिए कॉम्बिनेशन कैसे लिखा होगा SIAJ. सबसे पहले होगा स्टेट ऑफ नेचर एंड फिर एक्ट मतलब एक्शन. तो उसको उस डिसीजन मेकर को पहले से ये पता है कि क्या डिसीजन होने वाला है या क्या पे ऑफ. उसके पास पे ऑफ टेबल पहले, मतलब वो ये जानता है कि इस नेचर पे अगर ये एक्शन लेते हैं तो क्या कितना प्रॉफिट हो सकता है. अगर उसको पहले से इतनी जानकारी है तो हम इसे यूज करें. एंड कैन नॉट एक्सेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ नेचर. तो दिस इज यूज्ड व्हेन डिसीजन मेकर हैज अ पे ऑफ टेबल तो है, बट कैन नॉट एक्सेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ नेचर. वो नेचर की वो जो सिचुएशन है उसको वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, उसको वो नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है. सम नॉन प्रोबेबिलिटी क्राइटेरिया यूज इन डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, और वो है मैक्सी मिन क्राइटेरिया, वो मैक्सी मैक्स क्राइटेरिया, मैक्सी मिन क्राइटेरिया, मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया एक्सेट्रा. तो इसके एग्जाम्पल्स में आपको ये लिख देना है एज इट इज. फर्दर आपको स्टडी करना हो तो गूगल पे जाइए, इन टर्म्स को और पढ़ लीजिए. प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया क्या इन डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी. देखिए जब भी कभी प्रोबेबिलिस्टिक आ जाता है हमेशा अनसर्टेनिटी होती है. दोनों ही अनसर्टेनिटी से बिलोंग करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन हमें यहाँ पर इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट हम कैन नॉट एक्सेस ही नहीं कर सकते प्रोबेबिलिटी. लेकिन यहाँ पर द आउटकम ऑफ एक्शन आर नॉट नोन बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरियस आउटकम कैन बी ऑब्टेन. हमें यहाँ पर द आउटकम ऑफ एक्शंस आर नॉट नोन. उस एक्शन का क्या रिजल्ट होगा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हम उस सिचुएशन को प्रेडिक्ट जरूर कर सकते हैं. बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरियस आउटकम कैन बी ऑब्टेन, कि कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं उसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या आएगा उसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इसमें क्या होता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इंट्यूशन जो होता है आपका, और स्किल ऑफ डिसीजन मेकर, ये सब्जेक्टिवली होता है. मतलब कि जो प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया में हम इसके
जरिए भी डिसीजन ले सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज यूज पास्ट रिकॉर्ड्स और प्रायर इंफॉर्मेशन, और ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सब्जेक्टिव मतलब जो एक पर्टिकुलर एक पर्सन के एक्सपीरियंस, इंट्यूशन और स्किल ऑफ डिसीजन मेकर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, इसी में देखिए लिखा हुआ है फंडामेंटल प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया यूज इन डिसीजन मेकिंग आर एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्राइटेरिया और एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरिया। तो आप ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया में ये दोनों कंसीडर किया जाता है, दीज आर द टेक्निक्स, एंड नॉन प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया में मैक्सीमैक्स क्राइटेरिया, मैक्सीमिन क्राइटेरिया और मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया। तो ये जो पॉइंट था वो आपका पूरा रिलेटेड था स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी पर बेस्ड, कि किस तरह से हम स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी को समझते हैं, किस तरह से डिसीजंस लिए जाते हैं। डिसीजंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं एक्ट एंड नेचर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को कई बार देखिए जिससे ये चीज़ आपको क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच।